केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चंस। तो ये हमारी केमिस्ट्री है क्लास 11th और पॉइंट 2 मतलब सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसे हम जब पहला चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने एक थ्योरी की थी जिसमें हमने थ्योरी देखा था और कुछ क्वेश्चंस देखा था, और एक अलग से सीरीज है जिसमें सिर्फ हमने क्वेश्चंस देखा था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक उसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी एक है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं अलग प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी कंटिन्यू, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये अलग सीरीज है जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसको मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जिसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें हम लोग कोई टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस के क्वेश्चंस, कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में जल्दबाजी में हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट भूल जाते हैं और डायरेक्ट करेक्ट मान के हम लोग क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत गलती होती है। सब सिली मिस्टेक्स को हमें ध्यान रखना है, नोट करना है, ताकि हमें गलती ना हो हमारे मेन एग्जाम में। तो पहला है इलेक्ट्रॉन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्योंकि ये सही है तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट फाइंड करना है। ऑप्शन ए जो हमारे पास है इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हमारा क्या है, सही है, मतलब ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए यही हमारा गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, अगर ml लिखूं मैं, तो ये बहुत ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 10 टू द पावर -27 kg होता है, ये 10 टू द पावर -31 के ऑर्डर में होता है, तो ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा गलत हो गया, और हमें गलत ही फाइंड करना था, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग और भी ऑप्शंस देख लेंगे। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, तो जब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उससे जो हमारे रिजल्ट्स निकले, उससे हमें यही पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है ऑल एटम्स का। एनसीईआरटी बस आप इसमें रीडिंग कर सकते हैं, बहुत डेप्थ में तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल है, तो हम लोग बस एक बार रीडिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि इससे जो कंक्लूजन मिला था वो ये मिला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। तो ये हमारा सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ऑप्शन डी देख लेते हैं। हम लोग चारों देख लेते हैं, वैसे तो 1 करेक्ट है तो बी ही सही होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं, पर क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सब ऑप्शंस को देखेंगे। लास्ट ऑप्शन है इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के कंस्टिट्यूएंट बिल्कुल होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है Which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और न्यूक्लियर मॉडल, जिसे हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल भी कहते हैं, तो वो 2 मॉडल हमें स्टडी करना है बहुत ही ब्रीफ में। तो थॉमसन मॉडल के बारे में कौन सा प्रॉपर्टीज है जो ये करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं? एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और यही बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा थॉमसन मॉडल में ये बताया गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसका मास, और बीच में एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास थॉमसन मॉडल हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। पहला ही हमारा सही है, लेकिन फिर भी हम लोग और आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम तो रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो इसके बाद हमने पढ़ा है। ठीक है, जो इसके बाद हुआ था। ठीक है, ये पहले मॉडल दिया गया था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल दिया गया था, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तब फिर हम लोग क्वांटम मॉडल में गए थे, तो हमारा थॉमसन मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हमारे पास है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। प्रोटॉन का पोजीशन हमें पता चला था न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल से।
ठीक है, क्योंकि ये बताया था कि प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में, जो कि गलत था। ठीक है, फिर जब एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फा पार्टिकल से तो पता चला था वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में बीचों बीच आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में वो रहता है प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो सी नंबर है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था ये मॉडल। फिर हमारा जो डी नंबर था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। अलग अलग एटम जो स्टेबल होते हैं, कैसे स्टेबल होते हैं। फिर एक रेडियो एक्टिविटी भी हमें पढ़ना है, जिसमें से लगातार जो मतलब जो एनर्जी होती है वो रेडिएट होती रहती है। ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12th में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर हमें ब्रीफ में पढ़ना है। तो अलग अलग एटम्स अलग अलग तरह से स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो सब ये जो सारी चीज़ें, ये सब जो डेप्थ के टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था थॉमसन मॉडल। वो सिर्फ एक्सप्लेन कर पाता था हमारा जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी होता था। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम करेक्टली एक्सप्लेन्स द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ना। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर 3p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये जो रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, टोटल नोट्स, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, है ना। तो ये हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है रेडियल नोट से रिलेटेड, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी, ये भी क्वेश्चन जो था वो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2024 में भी पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। और हमें पता है एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी बुक हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी टेक्स्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। या तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं स्लाइड चेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, या फिर उनका जो कोर होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर 3p ऑर्बिटल्स। तो रेडियल नोट्स हमें पता है क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। यहाँ पर n हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा 3 है, माइनस l हमारा हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, s के लिए 0, p के लिए 1 हो गया, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और वो भी नोड्स से रिलेटेड है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल इज। ठीक है, तो एंगुलर नोड्स 4d ऑर्बिटल के लिए कितने होते हैं। तो एंगुलर नोड का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, l के बराबर होता है। ठीक है, तो 4d के लिए अगर हम लोग देखें तो 4d के लिए d कितना हो गया, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए क्या हो गया 2। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 4d ऑर्बिटल इज 2। तो हमारा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है हमारा आइसोबार्स से। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान रखेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स में थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है, पर हमें ध्यान रखना है आइसोटोप्स का तो बहुत यूज़ होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आइसोटोप्स का यूज़ होते रहते हैं न्यूमेरिकल में और बाकी चीज़ों में कई जगह। ठीक है, तो वो हम समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 2 एटम्स आर सेट टू बी आइसोबार्स। तो यहाँ पर आइसोबार्स बताना है कि 2 एटम को आइसोबार्स हम लोग कब कहते हैं। ऑप्शन ए, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो ये सब भी कभी कभी एटॉमिक नंबर तो हम लोग जनरली हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, पर मास नंबर भी हमें ध्यान रखना है, हम लोग इसको जनरली एटॉमिक मास से जानते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास तो वही हमारा मास नंबर भी होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास, मास नंबर, तो ये सब जब थोड़े से टर्म्स चेंज होते हैं ना, हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, तो जो टर्म्स होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये सब टर्म्स बदल के पूछे जा सकते हैं जिससे हमें लगे कि ये नया है, लेकिन क्या ये उसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए रीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, बाकी सब्जेक्ट्स हो। ठीक है, और मैथ्स भी हो। जनरली हम लोग मैथ्स के सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैथ्स की रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, बाकी सब्जेक्ट्स की करते हैं, वैसे मैथ्स की भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। हमें मैथ्स भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी से हम शुरू कर सकते हैं, अच्छे से उसमें समझाया गया है डेफिनेशंस, थ्योरम्स, सिंबल्स वगैरह। ठीक है, प्रूफ भी हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। हो सकता है हमें समझ में नहीं आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अचानक वहाँ पर हार या हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, आगे बढ़ना है, रीडिंग की हमें प्रैक्टिस डालनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसर्च की हैं।
ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हैं इसमें तो आपको ये सब डेप्थ में पढ़ना है, तो अभी कुछ कुछ बातें आएंगी, अगर नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ के आगे बढ़ना है, बीच में रुकना नहीं, ठीक है। समय के संग हमें ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स, ठीक है। पहला हमारे पास है इफ दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, सेम होता है, पर हमारा मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। बी में हम लोग देखते हैं, बी में है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है, पर हमारा न्यूट्रॉन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर है दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारा न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो हमारा न्यूट्रॉन्स सेम होता है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट, ठीक है। और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमारा सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम। तो हमारे ये सम सेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हमें आइसोबार्स की डेफिनेशन कैसे पता है, तो आइसोबार्स हमारे वो होते हैं जिनमें मास नंबर सेम होता है, ठीक है। मतलब हमें पता है ए हमारा क्या होता है, सेम होता है आइसोबार्स में, लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यहाँ पर हमने क्रॉस किया तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर तो मास नंबर ही हमारा अलग है, मास नंबर तो सेम होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो ए और जेड इसमें नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कोई नहीं। बाकी सब में अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन हम लोग मेन डेफिनेशन से जाते हैं, जो एक्चुअल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ए को भी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में वही है। तो हमारा मास नंबर क्या होता है, ठीक है। तो मास नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही होता है। तो ये n प्लस पी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होने चाहिए, n प्लस पी सेम होना चाहिए। यहाँ सिर्फ n सेम है, पर n सेम नहीं होना चाहिए, n प्लस पी दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारा मास नंबर सेम होता है और मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर n प्लस पी सेम, p हमारा डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही बेसिक्स है, तो बेसिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, समय के साथ हम लोग इसको और आराम से अच्छे से बना सकते हैं, पर अभी हमें ध्यान देना है, स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स इफ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल विल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल। तो हम लोग शेल को रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो n बराबर 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल इज गिवन बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, तो यह हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास 9 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। अब ये सब क्या है, कुछ फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इन्हें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा वैसे क्या होता है, mvr होता है, ठीक है, mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब ऑर्बिटल का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो उसका ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π, ठीक है। उसके बाद ये सब हमें ध्यान रखना है, l × l+1 है ना, h/2π √l × l+1। तो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया h/2π √l × l+1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ l पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन l, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ l पे डिपेंड करता है ना।
अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर 13, तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर क्या है, 13 है। हैज 7 न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो हमें एक तरह से प्रोटॉन की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल है, एटॉमिक मास नंबर हमारे पास होता है n+p। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन में एक वेरिएबल मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो ये हो गया 13 = 7 + p। तो 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो इसकी हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। p क्या हो गया, 6। तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अगर बोला जाता है नेम द एलिमेंट, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमारा एलिमेंट कार्बन हो जाएगा। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पीडीएफ में एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज, और आंसर की कोई ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए आंसर भी देख लेते हैं, और हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो क्लास 1, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सही नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यही सही होगा, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछना है, इसमें कन्फ्यूजन होती है कई बार, तो इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड है, इट इज़ अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, जहाँ एन हमारा न्यूट्रॉन है, इसका 10⁻⁻27 के ऑर्डर में होता है, इसके 10⁻31 के ऑर्डर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली, यहाँ करेक्टली है, पिछली बार इनकरेक्ट था, बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी को ही एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रा को नहीं करता है, पोजीशन को नहीं करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है, ये सिर्फ न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन हमारा करता है, ठीक है। एग्जाम्पलर के सब क्वेश्चंस हैं। अगला है हमारे पास, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल्स। आप एक फार्मूला शीट बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आपके आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपटीशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री आसान होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स, पर उसमें भी हमें मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर रेडियल नोड्स का डायरेक्ट फार्मूला मेंस 2024 में आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो n-l-1, n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, p हमारा 1 होता है, l = 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कई बार सही करके भी हम लोग ऑप्शन में गलती कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। तो एंगुलर नोड डायरेक्ट l की वैल्यू होती है, l की वैल्यू 2 होती है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l = 2। अगला क्वेश्चन है, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। आइसोबार्स वो कब होते हैं, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं होता है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के नंबर तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम होता है। हम लोग जनरली मास नंबर से याद करते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा हमें और डिटेल में ऑप्शन दिया है, तो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो उनका सम होता है सेम, ठीक है। इंडिविजुअली अलग अलग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सम सेम होना चाहिए, ठीक है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बट डिफरेंट, तो न्यूट्रॉन्स सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सम सेम होना चाहिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, कि कन्फ्यूजन हो सकता है हमें पढ़ने में, सेम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बार बार रिपीट करते हैं, तो हम लोग हल्का सा गलत भी पढ़ सकते हैं और आंसर रख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी जनरली हमें कभी कभी गलत बोल सकता है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, एक दो बार ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पलर का भी ये क्वेश्चन है। तो आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है आइसोबार्स में, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
Therefore, two atoms are said to be isobars if the sum of the number of protons and neutrons is same but the number of protons is different. अगला है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल विल बी. डायरेक्ट फार्मूला, ये सब आप फार्मूला चार्ट में लिख सकते हैं, कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मूला. तो ये हमारा n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है. तो थर्ड शेल मतलब n इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 का स्क्वायर जो हमारा 9 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन. तो ये डायरेक्ट हमारा L पे डिपेंड होता है. ये सब फार्मूला क्या होता है हम लोग भूल सकते हैं, ठीक है. तो आप इसको लिख लीजिएगा. एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा h/2 रूट अंडर L/L+1 होता है. तो आप रिवाइज करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारा L पर ही डिपेंड करे, आप देख सकते हैं L ही आ रहा है यहाँ पर, है ना. बाकी h और पाई हमारा कॉन्स्टेंट है. अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8. An atom having atomic mass number 13 has 7 neutrons. What is the atomic number of the atom? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. तो A is equal to 13, N is equal to 7, A is equal to N plus P, 13 equals 7 plus P, one equation, one variable, so we'll get a definite answer of P and that is 6. क्वेश्चन Z is equal to P equal to 6, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल टू 6. पूछा जा सकता है कि हमारे पास वो एलिमेंट का नाम बताइए, तो कार्बन हो जाता हमारा. तो एटॉमिक नंबर हमारा 6 हो गया, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एग्जाम्पलर का, आप इसको ट्राई कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया, क्लास 1 अपनी पूरी की. अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे और धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे.